हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने वाटर एज अ रिसोर्सेज पढ़ा था एंड प्रॉब्लम फेसिंग ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी हम लोग कैसे वाटर के अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे स्कार्सिटी है पानी की, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरी जो वाटर बॉडीज़ में फ्रेश वाटर जो पीने लायक पानी है वो मात्र कितना है 1% है। एंड वी ह्यूमंस आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टू कंटामिनेट दीज फ्रेश वाटर्स। एंड हम लोग क्या करते जा रहे हैं, इस फ्रेश वाटर को भी कंटामिनेट करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग का जो वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, पॉल्यूट होते जा रहा है। तो अब इसका प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो आज वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी वाटर रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। हेयर हम लोग जानते हैं कि आज यानी पूरी दुनिया में जो वाटर से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है आपका, कि हम लोग के पास जो पानी की जो क्लीनेस है एंड जो एडिक्वेट वाटर है वो हम लोग तक पहुंच नहीं पा रही है। यानी जितनी ज़रूरत है हम लोग को पानी की और फ्रेश वाटर की, यानी क्लीनेस होनी चाहिए पानी, वो हम लोग तक पहुंच नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पानी को पॉल्यूट करते जा रहे हैं एंड उसके रिस्पेक्ट में हम क्या उम्मीद करते हैं कि फ्रेश वाटर हमें मिले, वो तो हो नहीं सकता है। तो आज की सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम पानी से रिलेटेड यही है कि वो क्लीन वाटर और एडिक्वेट वाटर हम लोग तक नहीं पहुँच पा रही है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्यूडलिंग रिसोर्सेज। इसलिए हम लोग को कुछ कदम उठाने चाहिए इस ड्यूडलिंग रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। ड्यूडलिंग रिसोर्सेज मीन्स टू जो कमी होते जा रही है इस रिसोर्सेज में, उसको कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। Even though water is a renewable resources, its overuse and pollution make it unfit for use। हम लोग जानते हैं कि वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इसके बावजूद भी हम लोग वाटर का ओवर यूज़ के कारण एंड पॉल्यूशन इस पे हम लोग ज़्यादा कर दे रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो रहा है, अनफिट हो रहा है यूज़ करने में। क्योंकि हम लोग को अभी देखें, हम लोग का सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हमें फ्रेश वाटर यानी क्लीनेस्ट वाटर नहीं मिल पा रहा है एडिक्वेट अमाउंट में। और इसका कारण है कि हम लोग उसका ओवर यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं एंड पॉल्यूट ज़्यादा ही वाटर को करते जा रहे हैं। Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants। जो डिस्चार्ज यानी जो हम लोग जो गंदगी होती है, कचरा वगैरह होते हैं, वो डिस्चार्ज कहाँ कर देते हैं, सेवेज यानी कचरा, सब चीज़ वाटर बॉडीज़ में फ्लो कर देते हैं। चाहे वो जो आपका एग्रीकल्चरल केमिकल्स हो या इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो भी आपके कचरे निकलते हैं, वो सारे क्या होते हैं, मेजर सोर्स है वाटर को कंटामिनेट करने के। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और इसमें क्या मौजूद होते हैं, मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंस, जो कि क्या आपके नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। इन कारणों से वाटर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये रिवर यमुना का फिगर दिया हुआ है, कितना ज़्यादा गंदगी दिखाया हुआ है इसमें। एंड साथ ही साथ आपका क्या है, एक नैरो चैनल ही बना हुआ है। यानी वाटर बॉडीज़ की देख रहे हो कितना, यमुना इज़ द वन ऑफ द मेन मेजर सोर्सेज दैट हम लोग क्या करते हैं, उसका पानी पीते हैं। एंड बहुत ही फ्रेश वाटर का सोर्स है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सारे वाटर बॉडीज़ को क्या करते जा रहे हैं, कंटामिनेट करते जा रहे हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि लगभग जो वाटर में पॉल्यूट जितने भी कचरा हम लोग वाटर बॉडीज़ में डालते हैं वो सारे के सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं लगभग। क्योंकि कचरे में क्या होते हैं, जितने भी सेवेज होते हैं उसमें क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल बोले तो मीन्स बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आप जानते होंगे, वैसा थिंग्स जो कि ईजिली क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं नेचर के एक्शन के द्वारा, उसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जबकि वैसा सब्सटेंस जिसे हम लोग डिकम्पोज इजीली नहीं हो पाता है या डिकम्पोज हो ही नहीं पाता है, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो उसका यूज़ अगर हम करेंगे एंड उस कचरा को हम लोग वाटर बॉडीज़ में डाल देंगे जो कि कभी डिकम्पोज हो ही नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा और वाटर को पॉल्यूट करेगा। एंड रिच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और ये इनडायरेक्टली हमारे ही वाटर बॉडीज़ के जरिए हमारे ही शरीर के क्या होगा, अंदर पहुँचेगा। वाटर
pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies। तो इसका उपाय क्या है कि जो भी सेवेज, जो भी कचरा हम वाटर बॉडीज़ में डालते हैं जो वाटर को पॉल्यूट करता है, उससे पहले ही हमको उसको क्या करना चाहिए, वाटर बॉडीज़ को रिलीज़ करने से पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए। यानी हम लोग को वाटर बॉडीज़ में सारा जो इंडस्ट्री का कचरा जाता है, जो भी एग्रीकल्चर का कचरा जाता है, उस पर रोक लगा देना चाहिए। अगर लोगों को ये समझ आ जाएगी बात कि कितना अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बॉडीज़ को, तो लोगों को ये क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि वाटर बॉडी, उन लोगों को लगता है कि वाटर क्या है, एक फ्लो है उसमें धारा होती है, तो वो बहा के लेके चली जाएगी कचरा को, वापस साफ हो जाएगा। तो बट ऐसा है नहीं। हम लोगों ने देखा कि वाटर बॉडीज़ को क्या पॉल्यूट करता है, नाइट्रेट, आपका पेस्टिसाइड्स, ये सारे क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट ज़्यादा करते हैं, जो हमारे शरीर में वापस वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन हमारे शरीर में आ जाता है। तो इसका कंट्रोल क्या करेंगे, जब वो रिलीज़ ही नहीं करेंगे वाटर बॉडीज़ में सेवेज, तो हमारा जो वाटर बॉडीज़ होगा वो पॉल्यूट नहीं होगा, कंटामिनेट नहीं होगा और हमारे शरीर तक भी वो नहीं पहुँचेगा। Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water। जो फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन है उसकी भी कमी से क्या हो रहा है, वाटर का शॉर्टेज होते जा रहा है। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो वेजिटेशन या फॉरेस्ट वगैरह वो रूट्स के जरिए, जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स के जरिए क्या करते हैं, वाटर को होल्ड ऑन करते रहते हैं। इसके कारण से जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी गायब होते जा रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। इसलिए जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो एक अनदर मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस वाटर को सेव कर सकते हैं। जैसे कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपर्ली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। यानी कि जो कैनाल्स वगैरह यूज़ करते हैं इरिगेशन में, उसको प्रॉपरली तरीके से यूज़ करना, ताकि कहीं से भी जो भी सीपेज, जो आपका जो लीक हो रहा है वो नहीं हो। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं वाटर के लॉसेस को। एक तरीका और है इरिगेशन का, स्प्रिंकल्स के जरिए क्या होता है, इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन। स्प्रिंकल से क्या होते हैं, जो वाटर जो इरिगेशन होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं, एंड इसमें आपका जो वाटर लॉसेज है और जो ज़्यादा इवापोरेशन का भी खतरा होता है वो नहीं होता है। जैसे यहाँ पे वाटर स्प्रिंकल का फोटो देख रहे हो, जो मतलब फुहार की तरीके से, तो ये क्या होता है, दूर दूर तक भी फैलते हैं एंड आपका इजीली क्या होता है, सारे पेड़ तक आपका इरिगेशन पहुंच जाता है एंड एक जगह आपका ज़्यादा वाटर इकट्ठा नहीं होता है। तो इसके कारण से आपका इवापोरेशन भी कम होता है पानी का, और डायरेक्टली ये क्या होता है, आपके इरिगेट कर देता है सारे प्लांट्स को। In dry season with high rates of evaporation, drip और trickle irrigation is very useful। अब वैसे जगह जहाँ पे क्या होते हैं, ड्राई रीजन है, ऑब्वियसली वहाँ पे पहले से ही रेन वाटर नहीं होती है और आपका वहाँ पे इरिगेशन होता भी है, तो वहाँ पे आप जब पानी इरिगेट करते हो, डालते हो पानी, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं, जिसके कारण से वो खुद ही सोख लेते हैं, तो प्लांट्स तक वो वाटर पहुंचते नहीं। तो वहाँ बहुत ही फेमस एक वाटर इरिगेशन का तरीका है, क्या है आपका, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आपके पाइप से क्या होते हैं, सारे प्लांट के रूट तक एक पाइप पहुँचा दिया जाता है, जो कि ये वाटर, ये जैसे ये मेन पाइप है, इस मेन पाइप में बहुत से ऐसे पतले पतले पाइप्स होते हैं जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं, पर्टिकुलरली प्लांट्स के रूट तक पहुंचा देते हैं, जिससे क्या होता है कि डायरेक्टली ये वाटर क्या होते हैं, उस प्लांट्स के रूट्स तक उसको पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है कि पानी जितनी प्लांट्स को चाहिए वो इस ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन से वो नहीं पहुंचाते हैं। एक्स्ट्रा वाटर का लॉसेज नहीं होता है इस ड्राई सीजन में, क्योंकि इधर उधर अगर आपका पानी लॉस होगा तो वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि ड्राई रीजन में आपका लैंड और जो होता है वो बहुत ही सूखा होता है, वो क्या करेगा, सारा पानी को अब्जॉर्व कर लेगा और कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ड्राई रीजन है वहाँ पर ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन बहुत ही फेमस है और बहुत ही यूजफुल भी होता है। द वैल्यूएबल वाटर सोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरीगेशन। यानी कि इस इरिगेशन को मेथड को अडॉप्ट करके बहुत से वाटर लॉसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी कैनाल से अगर हम इरिगेट कर रहे हैं तो उसमें जो भी पाइप सिस्टम है उसमें सीपेज जो होती है, ये उसको अगर देखा जाए तो उसमें लॉसेस हम वाटर का कर सकते हैं। फिर आपका वाटर स्प्रिंकल से आप इरिगेट कर सकते हो। एंड थर्ड है आपका ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन से आप वाटर को इजीली आप क्या कर सकते हो, इरिगेट कर सकते हो। ये सारे मेथड को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ये तो थी इरिगेशन की बात। आप
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो मिसयूज़ करते हो वाटर का, जो ओवर यूज़ है उसको अगर ओवरकम करोगे देन वाटर रिसोर्सेज क्या होंगे, उसमें भी आपके क्या होंगे, वाटर कंजर्व होंगे। तो होप सो आप लोग ये समझिएगा एंड अब से वाटर का मिसयूज़ नहीं करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी हम लोग का जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ कैसा वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी की तरह है, लेकिन ये स्टोरी भी इम्पॉर्टेंट है, इससे आप लोग को पता चलेगा द बेनिफिट ऑफ प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्कूल चिल्ड्रन वेयर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट, यानी कुछ स्कूल के बच्चे कहाँ गए थे, एक एग्जीबिशन में गए थे जहाँ पे वैसे थिंग्स थे जो कि क्या चीज़ से बने हुए थे, हाथ से बने होते, जिसे हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं। The articles in the exhibition were collected फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और वहाँ जो आर्टिकल्स लगे हुए थे एग्जीबिशन में वो कहाँ से लगे हुए थे, कहाँ से हैंडीक्राफ्ट वो बने हुए थे, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के अलग अलग जगह से वहाँ पे एग्जीबिशन लगाया गया था हैंडीक्राफ्ट्स के। मोना जो कि क्या है, एक स्कूल की स्टूडेंट्स है, पिक्ड अप अ बैग, एक बैग उठाई एंड एक्सक्लेम दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बैग, हैंड बैग, और उसने ये देखा कि उसने वो बोला कि ये बहुत ही क्या है, सुंदर हैंड बैग है। येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर से, तो उस पर टीचर क्या बोलती है कि हाँ ये किस चीज़ से बने हुए हैं, तो ये जूट से बने हुए हैं। डू यू सी दोज बास्केट्स लैम्प सेट्स एंड चेयर, फिर टीचर बोलती है क्या तुम उस चेयर, लैम्प सेट्स और बास्केट्स को देख रहे हो, दीज आर ऑल मेड्स विथ कैन्स एंड बैम्बूज, ये सारे भी किस चीज़ से बने हुए हैं, तो ये चीज़ आपके कैन से बने हुए हैं एंड बैम्बूज से बने हुए, उनकी टीचर ने बताया। यानी कि जब स्कूल के बच्चे एग्जीबिशन में गए तो उन्होंने हैंड क्राफ्ट्स के बहुत सारे चीज़ें देखे, जिसमें से मोना ने एक क्या उठाया, बैग को उठाया जो कि हैंड बैग था और बहुत ही क्या था, ब्यूटीफुल था। फिर टीचर ने उसे बताया कि जो कैनेज और बैम्बूज से बने हुए हैं, जैसे कि वास्केट, लैम्प सेट्स और चेयर, ये सारे क्या बैम्बूज और कैनेज से बने हुए। इस पर टीचर बोलती है इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है वो कैसा रीजन है, तो ह्यूमिड वाला रीजन है। एंड बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी, और वहाँ पर क्या है, जो बैम्बू है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ग्रोज प्लेंटी ग्रोज करते हैं, प्लेंटी ग्रोज भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क क्राफ्ट, फिर एक जैसी जो अनदर स्टूडेंट है वो क्या देखी, वो एक सिल्क स्कार्फ देखी, यानी सिल्क का बना हुआ स्कार्फ। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, फिर वो वही बोलती है जैसी कि देखो कितना सुंदर स्कार्फ है। द टीचर explained that silk is obtained from silkworms and they are bred on mulberry trees, तो फिर इस पे टीचर बोलती है, उसको बताती है कि सिल्क कहाँ से ऑप्टेन होता है, तो हमें सिल्क वॉर्म से ऑप्टेन होता है, जो कि एक तरह का इंसेक्ट है, और ये कहाँ पनपते हैं, तो ये मलबरी ट्रीज पे होते हैं एंड उसी के फ्रेश लिप्स को वो क्या करते हैं, खाते हैं। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू लाइफ। इसके बाद चिल्ड्रंस थे वो क्या हो गया, समझ गए कि जो प्लांट्स है केवल हमारे फूड के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो सामान यूज़ होते हैं उसके लिए भी हमें प्लांट्स बहुत से चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करवाती है। तो इससे, इस कहानी से हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के यूजेस बहुत ही क्या है, ज़्यादा हैं। नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो ये एक नैरो जोन में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों को मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फेयर। अब ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों आपको पता होगा क्योंकि क्लास 6 में भी ये पढ़े हैं आप लोग, और कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, और क्लास 7 में भी ये आपको पढ़ाया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो आप लोग को पता होगा जो लैंड का पार्ट है उसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं, जो वाटर बॉडीज़ का पार्ट होता है उसे हम लोग हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, एंड जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा लेयर ऑफ एयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तीनों को मिलाकर जो नैरो जोन होगा वो आपका क्या होगा, बायोस्फेयर। यहीं पे क्या होते हैं, सारे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स इन द सेंस आपका प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, चाहे वो ह्यूमंस हो गए। और इस बायोस्फीयर में जो होते हैं लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन इच अदर फॉर सर्वाइवल, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हर एक लिविंग थिंग्स इंडिविजुअली है। ह्यूमंस और एनिमल्स तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट होता है अदर लिविंग थिंग्स पे, जो कि क्या है, प्लांट्स, तो एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं।
अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। और इसी लाइफ को जीने में जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स एक दूसरे को, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोसिस्टम बोलते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। इसलिए जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ही इसके अंदर आते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रेथ, प्रोटेक्ट सॉइल्स। यानी प्लांट्स हमें क्या देते हैं? बहुत सारी चीज़ें देते हैं। हम लोग ने कहानी में भी देखा था, तो क्या क्या देते हैं? तो टिम्बर देते हैं, घर, एनिमल्स को घर देते हैं, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन, जो कि क्या होता है? प्लांट से होते हैं। सॉइल को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। सो इसेंशियल फॉर, ताकि प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? इसेंशियल ग्रोइंग क्रॉप्स। प्लांट में क्या होते हैं? जो भी हमारे लिए जो इसेंशियल है वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट्स, और शेल्टर बेल्ट्स की तरह एक्ट करते हैं। हम लोगों ने शेल्टर बेल्ट्स भी पढ़ा था। क्या होता है? एक तरीके का आपका ये शेल्टर बेल्ट्स क्या करता है? जितने भी इरोजन है सॉइल को वो रोकता है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या करता है? खत्म होने से बचाता है। और बहुत सारे हैं, जैसे ये फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल देते हैं, एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है, गम देते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करवाते हैं, एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज। और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो हमारे स्टडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी प्लांट ही हमें प्रोवाइड करते हैं। तो देयर आर इननंबरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी बहुत ही यूजेस है एक प्लांट्स का। यू कैन ऐड सम मोर, यानी आप चाहे तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको लगता है प्लांट्स से हमें ये चीज़ और ये चीज़ भी मिलते हैं, वो चीज़ भी बेनिफिट होते हैं, तो यू कैन ऐड सम मोर। अब ये था आपका नेचुरल वेजिटेशन। अब यहाँ पे आता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, जैसे क्या है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। तो वाइल्ड लाइफ में क्या आ जाएंगे? बर्ड्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, एंड साथ ही के साथ आपका जो एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाले जो लाइफ है वो भी आपके सारे इसमें किस में आ जाएंगे? वाइल्ड लाइफ में आ जाएंगे। दे प्रोवाइड अस, इससे हमें क्या मिलते हैं? मिल्क मिलते हैं, मीट मिलते हैं, हाइड्स एंड ऊल। हाइड्स से रिलेटेड मतलब है स्किन। तो हमें इनसे क्या मिलते हैं? मिल्क मिलते हैं, मीट मिलते हैं, ऊल मिलते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। इंसेक्ट्स जैसे कि बीज है वो हमें क्या देते हैं? हनी देते हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, और हेल्प करते हैं बीज क्या? पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिंग में, यानी किसी चीज़ को डिकम्पोज करने में इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोज इन द सेंस हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे साफ़ सुथरा रखना तो है ना। जैसे हम अपने घर को क्या करते हैं? साफ़ सुथरा रखते हैं। तो कोई भी इंसान क्या पूरे अर्थ के यानी फॉरेस्ट में सब जगह तो इकोसिस्टम को क्लीन नहीं रख सकता है ना। तो इन्हीं इंसेक्ट्स के कारण क्या होते हैं? हमारे इकोसिस्टम क्या होते हैं? क्लीन रहते हैं। द वर्स्ट फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल। वैसे वर्ड्स जो कि क्या फीड करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं या कोई भी डेड बॉडीज को खाते हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारे डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब कोई भी, जैसे कि डेड बॉडीज आपका मर गया, कोई भी एनिमल्स का डेड बॉडीज या कोई भी प्लांट सड़ गल गया, तो वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना कर पाए, जिससे क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स उनको पहले ही क्या करते हैं? खा जाते हैं, अपना फीड बनाते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, जिससे उनका भोजन भी हो जाता है एंड साथ साथ वो इकोसिस्टम को या इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? क्लीन भी किए हुए रहते हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल इसका क्या है? वल्चर। वल्चर क्या है? ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इट इज अ स्कैवेंजर, यानी कि वल्चर का एबिलिटी क्या है कि वो क्या करता है? डेड ही एनिमल्स को, डेड एंड डिके एनिमल्स को खाता है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर बोलते हैं। एंड कंसीडर एज अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट, और इसको क्या बोला जाता है? कि वाइटल क्लींजर, यानी साफ इन्वायरमेंट को साफ करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा क्या है? वल्चर को मिला हुआ है, क्योंकि वो क्या करता है? डेड बॉडीज को ही खाता है। तो जहाँ भी उसको इन्वायरमेंट में कहीं भी डेड बॉडीज मिलती है तो वो उसको क्लीन कर देता है, यानी खा लेता है। इससे वो उसका अपना पेट भी भर लेता है एंड इन्वायरमेंट को क्लीन भी कर लेता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटेग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इसलिए इकोसिस्टम में क्या है कि हर एक एनिमल, चाहे वो हर एक इंसेक्ट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सारे लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
ताकि वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके बैलेंस हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इकोसिस्टम में क्या होता है, सारे जो एनिमल्स है, सारे जो लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं, ये मेंटेनिंग बैलेंस तरीके से इन्वायरमेंट चलता है। तो ये थी आपकी वाइल्ड लाइफ की बारे में। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, तो आज की वीडियो यहीं तक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे। तो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, बाय, हैव अ नाइस डे।